मेरी आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि इस बात पर आप लोग विचार करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे रुद्रप्रयाग में सड़कें ख़राब हैं और स्वास्थ्य विभाग की कमी है। तो प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका एक छोटा सा योगदान किसी के लिए जीवन दान हो सकता है, जैसे कि मेरे लिए। तो जैसे कि मैं आज बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रही हूँ, तो कोई और इस प्रॉब्लम को ना झेले। गरीब आदमी होंगे, वो कहाँ से इतना कुछ कर पाएंगे। तो अभी मेरे पास अगर रुद्रप्रयाग में ये चीज़ें सुविधा होती तो जो मेरा खर्चा यहाँ आने जाने का लग रहा वो तो बच जाता। बाकी से देखते हैं, आगे नसीब की बात है। पर हमारे शासन प्रशासन तक मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे रुद्रप्रयाग पर भी ध्यान दिया जाए। वहाँ पर जो भी असुविधाएं हैं उनको थोड़ा नज़रअंदाज न करते हुए उन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जय नागनाथ स्वामी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जय नागनाथ स्वामी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आजकल आई हुई हूँ ऋषिकेश, देहरादून। तो मेरे हस्बैंड जी का डायलिसिस चल रहा है देहरादून जॉली ग्रांट हॉस्पिटल से। तो उनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियाँ डैमेज हो रखी हैं। उनका इलाज चल रहा है हिमालयन अस्पताल से। तो बहुत परेशान हो रखी हूँ। सावन का महीना है और कावड़ भी शुरू हो चुकी है और आने जाने की भी दिक्कत है बरसात में। अभी हम लोगों का रूम भी नहीं हुआ है। जो भी पैसे थे सारे हॉस्पिटलों में खर्च हो चुके हैं। और रुद्रप्रयाग में डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पर ओनली 5 मशीनें हैं, जिसमें से कि एक मशीन ख़राब हो चुकी है। 2 महीने से मैंने वहाँ पर नंबर लगाया था लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया डायलिसिस के लिए। और यहाँ पर हमारा तो रूम भी नहीं है। डायलिसिस के बाद हस्बैंड जी को चक्कर वगैरह आते हैं तो मैं अकेले ही उनके साथ हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं है फ़िलहाल तो। और डायलिसिस में भी दिक्कत आ रही है। जो भी पैसे थे वो सारे खर्च हो चुके हैं और गोल्डन कार्ड भी हम लोगों का अभी नहीं बना है। और घर से भी मेरे साथ मेरे देवर आए थे, तो कल परसों में देवर भी चले गए हैं। अभी हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं है और रूम की भी व्यवस्था नहीं है। बरसात का सीज़न है, ना हम लोग घर जा सकते हैं और ना हम लोग यहाँ का रूम फिक्स कर सकते हैं क्योंकि घर में बच्चे भी हैं। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। और सुनने में आ रहा है कि केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में। तो केदार बाबा का मंदिर दिल्ली में बनाने से अच्छा है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं पहाड़ों में दी जाए, जिससे कि हम लोगों को यहाँ इस तरह से भटकना ना पड़े। हॉस्पिटलों की सुविधाएं नहीं हैं, हम लोग इस तरह से भटक रहे हैं। बरसात का सीज़न है, कहाँ जाएं और क्या करें क्या नहीं करें। तो मार्ग, हमारा गंगानगर वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, उसकी सुध किसी को नहीं है। बस केदार बाबा को शिफ्ट करना है दिल्ली में। तो दिल्ली में केदार बाबा शिफ्ट हो जाएंगे, क्या वहाँ पर कैलाश पर्वत भी शिफ्ट होगा? क्या वहाँ पर भीमताल भी शिफ्ट होगा? क्या वहाँ पर ब्रह्मकमल भी शिफ्ट होगा? ये सब छोड़ करके पहले तो इंसान है ना, इंसान को बचाने की कोशिश की जाए ना। और मैं तो अपील यही करती हूँ अपने सभी नेताओं से कि हमारे पहाड़ों की भी थोड़ा सुध ले ली जाए। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है तो वो किडनी की प्रॉब्लम है, जिसकी सुविधाएं ना पहाड़ों में बहुत ज़रूरी हो रखी हैं। और हॉस्पिटलों में यहाँ बहुत चक्कर मारने के बाद भी डायलिसिस नहीं मिल रही है। हम बहुत जगह भटक चुके हैं। तो मेरी अपील तो यही है कि हॉस्पिटलों की सुविधाएं पहाड़ों में हो और सड़कों की सुविधाएं भी पहाड़ों में हो। तो केदार बाबा जहाँ हैं वो वहाँ ठीक है। पहले भी धारी देवी मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी लेकिन धारी देवी माँ तो वहाँ से हिली नहीं। देखते हैं केदार बाबा भी हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं। और मेरी विनती यही है कि हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। फ़िलहाल तो अभी 10 बज चुके हैं और हमारा डायलिसिस का टाइम भी रात का है। तो रात को डायलिसिस होती है, उसके बाद थोड़ा हस्बैंड जी को वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है शरीर में, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो मैं अकेले यहाँ भटक रही हूँ। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमको रुद्रप्रयाग में, अपने ज़िले में डायलिसिस की सुविधाएं प्राप्त की जाएं। बाकी से बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 10 और चारों तरफ
हल्की फुल्की धूप भी खिल चुकी है, ऊपर आसमानों में बादल भी छाए हुए हैं और इतनी ज़्यादा उमस यहाँ पर हो रही है, क्या ही बताएं। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है। हमारे पहाड़ों में कम से कम ठंडा पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन तो है, और हम लोगों को तो यहाँ इतनी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं है। और हॉस्पिटलों के चक्कर मारते मारते हम लोगों की चप्पल घिस गई हैं। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हम लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा दी जाए, सड़कों की सुविधा दी जाए, क्योंकि इतनी दूर का खर्च उठाना और इतनी दूर आना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग आज जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में, हिमालयन हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर से पूछेंगे, क्योंकि डायलिसिस का टाइम रात का है और मेरे साथ कोई भी नहीं है। परसों की डायलिसिस के बाद मेरे हस्बैंड जी को चक्कर आ गए थे, तो मैं अकेले उनको नहीं संभाल पा रही हूँ। तो इससे अच्छा मुझे थोड़ा रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में डायलिसिस की सुविधा मिल जाती तो इतनी दिक्कत हम लोगों को नहीं होती। तो फ़िलहाल तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ हो रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालयन हॉस्पिटल में और मैं जाती हूं अब अंदर फाइल लेके और डॉक्टर साहब से मिल लेती हूं। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं डायलिसिस का टाइम चेंज करने के लिए, और दवाई की भी चेंज करनी है। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ा डॉक्टर साहब से। ये हॉस्पिटल ही अब हमारी ज़िंदगी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हफ्ते में 3 डायलिसिस हम लोगों को करनी है। बहुत परेशान हो गई हूँ, हमारी चप्पल घिस गई है हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते। अगर ये सुविधा हमारे पहाड़ों में होती तो हमें इतना दूर नहीं आना पड़ता, इतना हमारा हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है जितना आने जाने का हो रहा है। बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी रूम भी हमको नहीं मिला है और कितना करें, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करें, और आमदनी भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। समय हो चुका है, दिन के बजने वाले हैं 1 और मैं कर रही हूँ डायलिसिस का वेट। मैंने यहाँ पर नंबर लगाया है, डॉक्टर साहब ने लिख के तो दिया है। देखते हैं, नेप्रो वाले तो मना कर रहे हैं कि डायलिसिस का टाइम अभी नहीं मिलेगा, डायलिसिस नाइट की ही होगी। तो नाइट की डायलिसिस में मुझे दिक्कत हो रही है। तो अभी मेरे को 4 बातें भी सुननी पड़ी हैं यहाँ डॉक्टर लोगों से। उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ डायलिसिस की सुविधा नहीं है तो कहीं और पता करो, ऋषिकेश में पता करो या रुद्रप्रयाग में पता करो। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे रुद्रप्रयाग में, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में हम लोगों को डायलिसिस की सुविधा या स्वास्थ्य की कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं है। हमारे नेता लोगों को हमारी याद तब आती है जब उन्हें वोट चाहिए होता है। ये बाकी उनको ये पता नहीं है कि हमारे पहाड़ों में किस चीज़ की सुविधा है और किस चीज़ की सुविधा नहीं है। हमारे अगस्त मुनि गंगानगर वाला जो मार्केट है, जो रास्ता है, मार्ग है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसकी शुद्ध किसी को नहीं है। लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है, इसकी शुद्ध किसी को नहीं है। यहाँ डॉक्टर लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं जाके कहीं और पता करूँ डायलिसिस का। तो क्या लगता है, हम लोग पता नहीं किए होंगे। इंद्रेश में पता किया, PGI चंडीगढ़ में भी हम लोग गए थे, फिर लास्ट में यहीं आना पड़ा। रुद्रप्रयाग में 5 मशीनें हैं, उनमें से 4 मशीनें काम कर रही हैं, 1 मशीन काम की नहीं है। श्रीनगर में गए, वहाँ 10 मशीनें हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। रुद्रप्रयाग में मैंने नंबर लगाया था, कम से कम 19वां नंबर हम लोगों का है, 2 महीना होने वाला है, लेकिन हम लोगों को अभी स्लॉट नहीं मिला है। ये किसकी गलती है?
हमारे नेता लोगों को कम से कम हमारे पहाड़ों के लिए ये सुविधा तो सोचनी चाहिए ना। वो तो सीधे भगवान लोगों की सुविधा सोच रहे हैं। भगवान तो जहाँ है वहाँ ठीक है। सबसे पहले तो इंसान है ना, इंसान की ज़िंदगी है। हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते मेरी खुद की चप्पलें घिस गई हैं। इतने हॉस्पिटलों में चक्कर मार चुकी हूँ। अभी मुझे रुद्रप्रयाग में अगर डायलिसिस की सुविधा मिलती तो मैं यहाँ क्यों आती। इतना ज़्यादा खर्चा मेरा डायलिसिस का नहीं है जितना ज़्यादा खर्चा मेरा आने जाने का, रहने खाने का हो रहा है। रिश्तेदारी में कोई कितने दिन रहेगा, 5 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं रखेगा ना। तो हमारा प्रशासन सो रहा है, जिनको ये शुद्ध नहीं है कि हमारे रुद्रप्रयाग में किस चीज़ की सुविधा है और किस चीज़ की नहीं है। वैसे तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे जैसे कई लोग होंगे आज की डेट में। मतलब पहले तो ये था कि बुखार खांसी जुकाम ये लोग बीमारियां हॉस्पिटलों में ज़्यादा मिलती थी, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा बीमारी पनप रही है तो वो किडनी की बीमारी है। सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है तो किडनी, जहाँ देखो किडनी के मरीज़। नेफ्रो में स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। और हम लोग की प्रॉब्लम ये हो गई है, बरसात का सीज़न है, ना हम लोग यहाँ रूम कर सकते हैं, ना हमको वहाँ डायलिसिस मिल रही है। हमारा कोई फिक्स भी नहीं हो पा रहा है। आमदनी खर्चा जो भी था हम लोगों का सब हॉस्पिटलों में बर्बाद हो चुका है। हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि हम इतनी दूर के चक्कर मार सकें। और कितना खर्चा हम लोग यहाँ करें, कितना हमारे घर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, घर अलग बर्बाद हो रहा है, यहाँ अलग बर्बादी हो रही है। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ और किससे अपनी गुहार लगाएं। ऐसे हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। लेकिन मुझे डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पर मुश्किल से डायलिसिस की सुविधा मिली है, लेकिन मेरे साथ में यहाँ आदमी नहीं है, कोई मेरे साथ में सपोर्ट करने वाला नहीं है। हस्बैंड जी डायलिसिस करने के बाद जब आते हैं तो उनको चक्कर आने लगते हैं, बीपी लो होने लगता है। तो कैसे करके मैं उनके साथ अकेले मैनेज करूं। अगर रुद्रप्रयाग में मुझे ये सुविधा मिलती तो वहाँ पर घर था, कम से कम मेरे देवर लोग, मेरे भाई लोग कोई तो मेरे साथ आ जाते। अब यहाँ अकेले मैं क्या करूं। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने रुद्रप्रयाग में कुछ प्रोग्रेस चाहते हो तो मेरा ये मैसेज हमारे आगे तक पहुँचाएँ, हमारे नेता लोगों तक पहुँचाएँ, ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि जो तकलीफ़ मैं झेल रही हूँ वो मेरे साथ कई लोग झेल रहे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो खैर देखती हूँ अभी अब क्या करना है। यहाँ पर रूम भी मेरे को मिल नहीं रहे हैं और घर भी मैं कैसे जाऊँ, और मार्ग जगह जगह टूट फूट हो रही है, आने की दिक्कत है। डायलिसिस नहीं मिल रही है तो उनका रूटीन वहाँ का वहीं बढ़ के जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरी। तो फ़िलहाल तो मैं अभी डॉक्टर को बोली हूँ डायलिसिस की डेट चेंज करने के लिए, टाइमिंग चेंज करने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला तो है, लेकिन नेफ्रो वाले तो मना कर रहे हैं कि दिन में उनके 16 मरीज़ का डायलिसिस होता है। तो अगर वहाँ इसके बीच अगर कोई स्लॉट खाली मिल गया तो वो मुझे आज डायलिसिस देंगे, नहीं तो रात का समय है तो वो बहुत दुखी टाइम है मेरा। मैं नहीं समझ में आ रहा है कि रात का समय में मैं कैसे ये सब मैनेज करूं। और रूम वगैरह करने का भी बहुत बेकार झंझट पड़ रही है मुझे कि रूम कहाँ से करूं। और जो भी पैसे थे वो मेरे सारे खर्च हो चुके हैं। गोल्डन कार्ड तो मेरा भी बना नहीं है। अब देखते हैं क्या करना है। बाकी से आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मुझे चाहिए। के बज चुके हैं 1 और मैं आई थी यहाँ गाड़ी में फाइल रखने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने हमको बोल रखा था कि 1 बजे आने के लिए। तो देखते हैं आज अगर दिन में हमको डायलिसिस मिलती है तो ठीक, नहीं तो रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक का समय है, तो हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं जाती हूँ, डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि आज मुझे दिन का डायलिसिस मिलेगा कि नहीं, क्योंकि परसों इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज अगर अभी डायलिसिस मिल जाता तो हम लोग वापस चले जाते हैं। देखती हूँ अंदर जाके क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं। हमारा नंबर अभी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जी को मैंने यहाँ पर लिटा रखा है और बहुत टाइम यहाँ पर लग रहा है क्योंकि स्लॉट खाली नहीं है। और मेरे हस्बैंड जी थक गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो यहाँ पर लेट गए हैं। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। दिन के बज चुके हैं 2:45 और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। मैं 2 बार नेफ्रो वार्ड में भी चली गई हूँ और डॉक्टर साहब से भी मैंने बोल दिया है, लेकिन नेफ्रो के डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि अभी स्लॉट खाली नहीं है।
तो पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ बाहर पार्क में बैठ रखी हूँ छाँव में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं भी यहाँ पर बैठने के लिए चली आ गई। मुझे भी लगा कि थोड़ा सा यहाँ पर हवा खा लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही है, क्योंकि इधर दौड़ो उधर दौड़ो, बहुत जगह दौड़ना पड़ रहा है। तो अभी फिर भी डायलिसिस का टाइम फिक्स नहीं हुआ है। अब देखती हूँ फिर अंदर जाके 3 बजे कि उनको स्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता है। शाम के बज चुके हैं 5:30 और मेरे हस्बैंड जी को भी स्लॉट अभी मिला है, क्योंकि सुबह से हम लोग 10 बजे से भटक रहे थे और उनको डायलिसिस नाइट की है। तो आज हमने सोचा था कि दिन में करवाएंगे, पर नहीं मिल रही थी, और मुश्किल से अभी हम उनको डायलिसिस के लिए स्लॉट मिल गया है। और मैं जा रही हूँ ये ब्लड सैंपल लेके लैब में, तो देखते हैं उनका क्रिएटिनिन कितना कम हुआ है और कितना ज़्यादा है, ये अब रिपोर्ट से पता चलेगा। तो फ़िलहाल तो हस्बैंड जी हैं डायलिसिस वार्ड में और मैं जा रही हूँ लैब में। चलिए जी, यहाँ पर मैंने सैंपल भी दे दिया है और अब रिपोर्ट पता नहीं कब तक आएगी। तो फ़िलहाल अब चलते हैं वार्ड की तरफ और हस्बैंड जी को लाते हैं चाय नाश्ता। डायलिसिस के दौरान उनको चाय नाश्ता देना पड़ता है, तो अब जाती हूँ चाय नाश्ता लेने के लिए। लैब में ब्लड जांच करने के लिए दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी की मेडिसिन लेने के लिए आगे मार्केट की तरफ। और यहाँ सामने से हस्बैंड जी के लिए चाय और बिस्किट कुछ खाने के लिए ले जाऊँगी। और मुझे बहुत थकान भी लग गई है, बहुत भाग दौड़ हो गई है सुबह से, कभी इधर भागो कभी उधर भागो। डायलिसिस के चक्कर में बहुत भाग दौड़ हो रही है, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं और ऊपर से ताबड़तोड़ उमस हो रही है, क्या ही बताएं। अब बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं। तो अब चलते हैं हस्बैंड जी की दवाइयाँ लेने के लिए और उनके लिए कुछ खाने के लिए लेते हैं। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हुई हैं, लगता है पूरा संसार ही बीमार है। हॉस्पिटल में आते ही ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही बीमार है। घर में हम लोग सोचते हैं कि हम ही बीमार हैं, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि कितने लोग बीमार हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने दवाई भी ले ली है और अब मैं आई हूँ चाय लेने के लिए। तो यहाँ से लूँगी मैं चाय और उसके बाद जाऊँगी हस्बैंड जी को चाय और बिस्किट लेके। दादा जी 2 चाय। यहाँ पर की चाय बहुत ही अच्छी बनती है, मैं जब भी आती हूँ तो मैं चाय यहीं से पीती हूँ। यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे यहाँ की चाय। तो यहाँ से ले जाऊँगी मैं हस्बैंड जी के लिए चाय। हाँ, हस्बैंड जी को चाय पानी भी पिला दी है और उनका चल रहा है डायलिसिस। मैं जा रही हूँ ये मेडिसिन जो मैंने बाहर से ली है, हस्बैंड जी की दवाइयाँ उनको गाड़ी में रखने के लिए। तो 2-4 मिनट में भी वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत थकान लग गई है सुबह से, कभी इधर दौड़ो कभी उधर दौड़ो। खैर आज का डायलिसिस तो मुझे अभी मिल गया है। डायलिसिस होगा रात के 8 बजे तक और नेक्स्ट डायलिसिस मेरा फिर वही टाइम है, रात के 8 बजे के बाद से नेक्स्ट डायलिसिस होगा। तो देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल तो चलती हूँ गाड़ी की तरफ। शाम के बज चुके हैं 7:30। हस्बैंड जी का डायलिसिस अभी चल रहा है और अभी उसमें टाइम है 1 से 1.5 घंटे अभी बाकी हैं। 1 से 1.5 घंटे डायलिसिस और चलेगा। मिनिमम 3 से 4 घंटे का डायलिसिस होता है। तो फ़िलहाल उनके डायलिसिस में अभी 1 से 1.5 घंटा है। मैं देख के आई थी, तो मैं बैठी हूँ बाहर जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो मैं पार्किंग में बैठी हुई हूँ ठंडी हवा पे। तो जैसे ही उनका डायलिसिस छूट जाएगा तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश। तो देखते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं उनके डायलिसिस छूटने का। रात के बज चुके हैं 8:45
हस्बैंड जी भी डायलिसिस से बाहर आ चुके हैं और अब हम लोगों की तैयारी हो रही है वापस ऋषिकेश जाने की। तो उससे पहले मैं इनको थोड़ा सा कॉफ़ी पिलाऊंगी ताकि इनका बीपी मेंटेन रहे। डायलिसिस के बाद इनको बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मुझे इनको कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। तो इनको ले जाती हूँ सामने वाली शॉप पे और वहाँ पर कॉफ़ी पिलाती हूँ। उसके बाद हम लोग आराम से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।